Good afternoon, everyone. Today we are going to study about mitochondria. So mitochondria, as much as we are aware about, these are known as powerhouse of the cell. What does the word powerhouse mean? Powerhouse mean these are the power generating centers inside the cell. So the question arises that if mitochondria are absent, will not cell will have power? Definitely they will have power, but mitochondria enhances the ability of the cell to make power. जैसे कि इससे पहले हम लोग देख चुके कि शुगर मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन होता है और शुगर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन सभी जीवों में होता है, चाहे वो प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट्स हो। शुगर मॉलिक्यूल जो है ज्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी शुगर मॉलिक्यूल्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है। ये कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये इनको ब्रेक डाउन करने के लिए, शुरुआती तौर पे ब्रेक डाउन करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत नहीं होती है, लेकिन उससे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में एनर्जी अगर निकालने की बात हो तो माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत पड़ती है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया केवल यूकैरियोट्स में ही पाए जाते हैं। सो लेट्स मूव फर्दर। माइटोकॉन्ड्रिया are the semi-autonomous double membrane bound organelle found in eukaryotic organisms, required mainly for aerobic energy generation. Hence also, sorry, it's known, spelling mistake is there, so hence known as powerhouse of the cell. अभी जो बताया वही चीज है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये सेमी ऑटोनोमस कैसे है ये थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है और दो मेम्ब्रेन का बना हुआ था, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन होते हैं इसके, और दोनों के दोनों मेम्ब्रेन जो है वो रहेंगे डबल मेम्ब्रेन, डबल लेयर के, बाई लेयर फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन्स रहेंगे दोनों के दोनों। मतलब आउटर मोस्ट जो लेयर है, आउटर जो मेम्ब्रेन है वो भी बाई लेयर का बना हुआ होगा, और इनर मेम्ब्रेन जो है ये भी बाई लेयर का बना हुआ होगा। और केवल बाई लेयर फॉस्फोलिपिड ही नहीं, उसके साथ डेफिनेटली प्रोटीन्स भी होंगे, और प्रोटीन जो है दोनों में अलग अलग तरह के प्रोटीन्स मिलते हैं। मतलब आउटर मेम्ब्रेन में अलग तरह के प्रोटीन कंसंट्रेशन मिलेंगे और इनर मेम्ब्रेन में भी अलग तरह का प्रोटीन मिलेगा। सो क्या सभी सेल्स में मिलेंगे ये माइटोकॉन्ड्रिया? कोई जरूरी नहीं है। जैसे मैमेलियन आरबीसी जो है ये मैचुरेशन के बाद उसमें ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये हटा दिया जाता है, डिग्रेड कर दिया जाता है। कारण क्या? कारण कि उसको एनर्जी की जरूरत नहीं। अगर उसके अंदर अगर उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा तो ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन वो सेल भी करने लगेगा, इसलिए बेसिकली। और इसके अलावा उसको हटा देने से, बाकी के दूसरे ऑर्गेनल को भी हटा देने से उसमें इनफ स्पेस बनता है जिससे कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ जाएगी। So mature mammalian RBC loses its mitochondria at maturation. कुछ टिपिकल यूकैरियोट्स भी देखने को मिले, जैसे एक यूकैरियोट जो है जिसको मोनोक्रेकोमोनोडीज कहते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीटली लॉस कर चुका है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलता है। और एक और ऑर्गेनिज्म जिसको बोलते हैं हेनिगोया साल्मिनिकोला, ये जो है इसमें पूरी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया नहीं गया है,
लेकिन उसका जो जीन रहता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अलग से डीएनए मिलता है, ये डीएनए लॉस कर चुका है। तो इट्स अ मैटर ऑफ स्टडी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये डेवलपिंग फेज में अभी आया है या कुछ इसमें परिवर्तन आने के कारण जो है वो ये लॉस कर चुका है। सो इट्स अ मैटर ऑफ स्टडी फर्दर। सो एज पर नाउ mature mammalian RBC loses mitochondria on its maturation। जो मेमिलिन आरबीसी है वो मैच्योर होने के बाद अपना जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो हटा देता है, और बाकी का जो साधारण सेल है, जो जनरली जो सेल्स सभी सेल्स हम लोग देखते हैं यूकैरियोटिक सेल्स, ये सभी यूकैरियोटिक सेल्स में जो है माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा ही। एक आध जो अपवाद है वो हम लोगों ने डिस्कस किए, जिसमें से एक में माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीटली खत्म हो चुका है और जो दूसरा है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अपना जीन लूज कर चुका है। So coming to the next slide, so let's study about history a bit। सबसे पहले जो है इसको अल्बर्ट वोल कोलिकर ने देखा था इन द ईयर 1857, सबसे पहले देखा। और 57 में देखने के बाद वो इसको एज अ पार्टिकल बस देखे और बताए कि इनका इसका इन्वॉल्वमेंट इस सेल के एक्टिविटी में है, बट बाद में इसके वर्क को थोड़ा और डिफाइन करते हुए रिचर्ड आल्टमैन ने 1886 में इसके एक्टिविटी के आधार पर इसका नाम रखा बायोब्लास्ट। बायोब्लास्ट का मतलब होता है जीवित रहने के लिए जो जरूरी है वो चीज, सो बायोब्लास्ट। लेकिन थोड़े दिन के बाद जो है एक दूसरे साइंटिस्ट कार्ल बेंडा ने 1898 में एक अलग टर्म कॉइंड किया जिसको बोलते हैं जो हम लोग आज भी बोलते हैं इसको माइटोकॉन्ड्रिया। अब ऐसे अगर सेल को हम लोग देखें तो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को देखना बहुत मुश्किल है, नहीं देख पाएंगे। लेकिन जब आप इसको कलर कर दें और कलर ऐसा हो कि बैकग्राउंड से अलग हो जाए तो हम इसको देख पाएंगे लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे भी। बगल वाली तस्वीर जो आपको दिख रही है लाइट माइक्रोस्कोप से ली गई इनलार्ज्ड तस्वीर है। बेसिकली पिक्चर खींचने के बाद इनलार्ज किया हुआ तस्वीर है, इसलिए वो धुंधला भी है। सो इसको कलर करने के लिए एक खास तरीके का स्ट्रेन जिसको बोलते हैं जानोस्क्रीन, उसको ईयर 1900 में लेनोर माइकलिस ने इसको इन्वेंट किया और उन्होंने ये माइटोकॉन्ड्रिया को जब स्टेन किया तो जो भी लाइव मतलब वर्किंग माइटोकॉन्ड्रिया थे वो केवल इसमें टिपिकल ग्रीन कलर के दिखेंगे, बिकॉज it depends the light the fluorescence what it is emitting is depends upon the activity। तो ये सुप्रावाइटल स्टेन जो है उसको डेवलप किया और इस स्टेन का नाम है जानोस्क्रीन। इन द ईयर 1904 जो है ये सबसे पहली बार ये बताया गया। अभी तक तो हम लोग किसमें देख रहे थे, अभी तक केवल एनिमल्स में देख रहे थे, लेकिन इन द ईयर 1904 फ्राइडरिच मीव्स ने सबसे पहले बताया कि ये प्लांट में भी मिलता है। और प्लांट में कौन से प्लांट में इन्होंने दिखाया, इन्होंने वाटर लिली में इसको दिखाया। So this was a bit of history about mitochondria. Let's move further. So coming to the ultrastructure of mitochondria. So mitochondria का ultrastructure जो है ये बेसिकली कैप्सूल शेप से लेकर
ओवल शेप तक माइटोकॉन्ड्रिया का थोड़ा वेरिएशन के साथ अलग अलग शेप हो सकता है, लेकिन जो भी शेप होगा ये होगा बाई मेम्ब्रेनस। दो मेम्ब्रेन रहेंगे इसमें, डबल मेम्ब्रेनस भी कहते हैं इसको। सो डबल मेम्ब्रेनस रहेगा और दोनों के दोनों मेम्ब्रेन जो है, अभी आपको बताया था, बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड और उसमें मिला हुआ प्रोटीन का रहेगा। तो इट्स अ बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। जो जो दोनों मेम्ब्रेन है, इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, बना हुआ भी अलग अलग सेट ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स का बना होगा। आपको पहले भी बता चुका हूं जब हम लोग मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे, तो मेम्ब्रेन जो है उसके प्रोटीन कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर ही उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो जब ये दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग होगी तो जाहिर सी बात है उनके प्रोटीन जो है दोनों में अलग अलग तरह के मिलेंगे, और जो प्रोटीन जो है उनकी प्रॉपर्टी को डिसाइड करेगा। इसमें 5 अलग अलग डिस्टिंक्ट पार्ट होते हैं। सबसे पहले तो बाहर का कवरिंग हो गया, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इसके बाद जो है एक खाली जगह हैगा जिसको हम लोग बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, और उसके अंदर रहेगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस इनर मेम्ब्रेनस स्पेस, जहां पर पहले से तो मॉलिक्यूल अंदर घुस जाएगा और अंदर वाले से नहीं घुस पाया तो बीच में वेटिंग चेम्बर रहेगा। तो वो हो गया इनर मेम्ब्रेनस स्पेस, अंदर वाला इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और उसके बाद ये एक्चुअली होता क्या है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन छोटा होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होता है बड़ा, लेकिन है वो बाहर वाले आउटर मेम्ब्रेन के अंदर। तो अब आप जरा सोचिए कि एक छोटे बैग के अंदर बड़ा बैग कैसे रखेंगे। एक छोटे बैग के अंदर बड़ा बैग को अगर रखना होगा तो उसको रिंकल करना पड़ेगा, हमको उसको मोड़ना पड़ेगा, फोल्ड करना पड़ेगा। सो ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में बहुत सारे फोल्ड होते हैं, और ये फोल्ड के कारण जो छोटे छोटे चैम्बर्स की तरह बन गए उस सॉरी इस फोल्डिंग के कारण जो दीवार बना, दीवार की तरह का जो संरचना बना, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी। ये जो चेम्बर बनाने के लिए जो दीवार जैसा निकल के आ गया, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी। और ये पूरा का पूरा अंदर का स्पेस जो है, द स्पेस enclosed within the inner mitochondrial membrane is known as matrix. The fluid is also known as matrix, and the space is also known, the space is known as matrix, and the space and the fluid is known as my, um, mitochondrial fluid, inner mitochondrial fluid. So माइटोकॉन्ड्रिया को अगर इसका बाहर का लेयर अगर हम हटा दें तो कैसा हो जाएगा ये एक सिंगल बाई लेयर का बना हुआ एक टिपिकल वैक्यूल जैसा दिखेगा। तो उसको बोलते हैं माइटोप्लास्ट। स्टडी के लिए हम लोग कई एक बार इस तरीके का काम करते हैं। तो mitochondria when stripped of their outer membrane, then they are known as mytoplast. Moving further, so mitochondrial membrane जो है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है उसका थिकनेस 60 to 75 एंगस्ट्रम होता है। इसमें बहुत सारे इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं जो कि पोर्स बनाते हैं, इसको बोलते हैं पोरीन्स। ये क्या काम करेंगे, नाम से सजेस्ट है, दीज आर पोर्स। तो ये जो है ये साइटोसोल से अंदर की तरफ, अंदर क्या है, अंदर है इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। तो साइटोसोल और इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस के बीच में ये पोर्स बनाएंगे जिससे कि मटेरियल्स का आना जाना हो सके। इससे छोटे मॉलिक्यूल तो आ जाएंगे,
आयंस भी कुछ हद तक आ जाएगा, लेकिन जो लार्जर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर नहीं आ पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए स्पेशलाइज्ड जो रिसेप्टर है वो मौजूद रहेंगे, और एल्स दूसरा भी तरीका है, इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड ट्रांसलोकेज प्रोटीन्स होते हैं। ट्रांसलोकेज प्रोटीन क्या हुआ? ट्रांसलोकेज प्रोटीन जो है ऐसे प्रोटीन होते हैं जो किसी भी मॉलिक्यूल से चिपक के टेम्पररली उसको उसके प्राइमरी स्ट्रक्चर में डिग्रेड कर देते हैं टेम्पररली। तो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होगा? पॉलीपेप्टाइड, बिल्कुल फीते जैसा। तो लार्जर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो है इस ट्रांसलोकेज मॉलिक्यूल के एन टर्मिनस के साथ बाइंड होते हैं, और उसके बाद वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होके ये अंदर की तरफ पहुंच जाते हैं, और जैसे ही ये इससे डिटैच होते हैं फिर से वापस अपना वो 3D स्ट्रक्चर वापस फॉर्म कर लेते हैं। तो इस तरीके से लार्जर प्रोटीन्स जो है इन टॉम मॉलिक्यूल्स से अंदर आते हैं। टॉम, TOM, ट्रांसलोकेज ऑफ आउटर मेम्ब्रेन। इसी तरीके का मॉलिक्यूल आपको इनर मेम्ब्रेन में भी दिखेगा, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। ये आउटर मेम्ब्रेन जो है ना बहुत तरीके का एंजाइम्स रखता है, बहुत तरह का एंजाइम रहता है इसमें। जैसे छोटे मोटे टूट फूट अगर हो गए आउटर मेम्ब्रेन में तो उसको रिपेयर करने के लिए इसमें रहेगा। इसके अलावा बहुत सारे मॉलिक्यूल को डिग्रेड करके अंदर लाना पड़ता है इनको, तो उसके लिए एंजाइम रहेगा। तो कई एक तरीके का एंजाइम इसमें मौजूद रहता है इस आउटर मेम्ब्रेन में। ये देखा गया है कि अगर इसको डिसरप्ट कर दिया जाए, इसको फोड़ दिया जाए या इसमें लीकेज हो जाएगा, तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका तो डेथ हो ही जाएगा, और अगर बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया में इस तरीके की बात हो गई तो सेल डेथ भी हो जाएगा। इसका कारण एक है कि जो अंदर कंसंट्रेशन है इनर मेम्ब्रेनस स्पेस, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस का, वो अगर लूज हो जाएगा तो उसके अंदर पोटेंशियल डेवलप किया हुआ रहता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस जो रहेगा वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे क्रिटिकल रिएक्शंस होते रहते हैं इनर मेम्ब्रेन और मैट्रिक्स और इनर इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस के बीच। बाहर का आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है उसके डिसरप्ट होने की वजह से वो रिएक्शन जो वाइटल रिएक्शन है, लीथल रिएक्शन है, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, और वैसे केस में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो तो मर ही जाएगा, मतलब वो फंक्शन उसका खराब हो जाएगा, और जिसकी वजह से सेल डेथ तक होने की संभावना रहती है। कमिंग टू फर्दर इनर मेम्ब्रेनस स्पेस। सो इनर मेम्ब्रेनस स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो दो, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है। अभी हम लोगों ने देखा कि आउटर मेम्ब्रेन में बहुत सारे पोरीन्स हैं। उन पोरीन्स के रहने के कारण बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के लिए आउटर मेम्ब्रेन जो है वो फ्रीली परमिएबल है। जैसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, आयंस, और इन सब के लिए, या बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के लिए स्पेशली परमिशन देने के लिए स्पेशल ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी लगे हुए होते हैं। तो इसके कारण जो है जो इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस का जो मॉलिक्यूल, स्मॉल मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन है, और आउटर जो बाहर की तरफ मतलब साइटोसोल में जो कंसंट्रेशन है, ये दोनों लगभग एक ही जैसा रहता है। किसका? स्मॉल मॉलिक्यूल्स का। लेकिन ऐसा बड़े मॉलिक्यूल के साथ नहीं है, क्योंकि बड़े मॉलिक्यूल को भी आपने देखा कि प्रोटीन को अलग से हेल्प लेके अंदर आना पड़ता है। इसके अलावा बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के लिए स्पेशल प्रोटीन्स लगाने पड़ते हैं जिसके कारण उसका मूवमेंट हो सके। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का होता है यहाँ। तो
कुछ मॉलिक्यूल के लिए तो साइटोसोल और इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस का कंसंट्रेशन दोनों में सेम है, बट बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में के लिए ये दोनों के अंदर कंसंट्रेशन अलग अलग भी होता है. So the protein concentration, the protein composition of intermembranous space is different from protein composition of the cytosol. एक खास तरीके का साइटोक्रोम, जिसको साइटोक्रोम सी कहते हैं, उसको इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में लोकलाइज किया जाता है. वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में, और ये इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में ही लोकलाइज्ड होता है. सो मूविंग फर्दर, द नेक्स्ट इज इनर मेम्ब्रेन. जिस तरीके से आउटर मेम्ब्रेन था वैसे ही अब इनर मेम्ब्रेन. सो यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली ये जो है, ये जितनी भी माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी हो रही है वो ये इनर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन से घिरे हुए जो एरिया है इसी में होता है. You will be surprised to know that it contains more than 151 different polypeptide, और इसके कारण जो है प्रोटीन फॉस्फोलिपिड रेशियो जो है वो भी बहुत हाई होता है. प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, लगभग जितने भी तरीके के एंजाइम पाए जाते हैं उसका 1/5वां हिस्सा जो है वो अकेले इनर मेम्ब्रेन में रहता है. बहुत बड़ी बात हो गई. इनर मेम्ब्रेन का इनर मेम्ब्रेन जो है जितना भी टोटल प्रोटीन मिल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, उसका 1/5वां हिस्सा ये इनर मेम्ब्रेन में ही रहता है. और अब अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट काम चल रहा है. जैसे हम लोग मीटिंग करते हैं तो वी डोंट वांट एनी डिस्टरबेंस, तो उसी तरीके से इनर मेम्ब्रेन में भी कोई इनर मेम्ब्रेन जो है वो भी अंदर किसी भी तरीके का डिस्टरबेंस नहीं चाहता है, नो हिंड्रेंस. इसलिए इनर मेम्ब्रेन जो है वो हाईली इम्परमिएबल होता है किसी भी मॉलिक्यूल का. जब तक कोई जरूरत नहीं होगा अंदर किसी भी मॉलिक्यूल की कोई एंट्री नहीं होगी. विदाउट परमिशन नो एंट्री. इसीलिए जितना भी तरह का आयन है, मॉलिक्यूल है, सब बाहर वेटिंग में रहेगा. कहाँ? इनर मेम्ब्रेनस स्पेस में, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में. और जब जरूरत होगी तो स्पेशल ट्रांसपोर्टर्स जो है वो मेम्ब्रेन में लगा दिए जाएंगे, और उस ट्रांसपोर्टर्स के जरिए जो है वो कोई भी मॉलिक्यूल मैट्रिक्स में जा सकता है, या कोई भी मॉलिक्यूल जो मैट्रिक्स में ज्यादा इकट्ठा हो गया है वो बाहर निकल पाएगा. तो विदाउट स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर there will be no membrane transport allowed in inner membrane. यहाँ भी बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जैसा वहां पर टॉम था, यहाँ पर होता है टिम. ट्रांसलोकेज ऑफ इनर मेम्ब्रेन. सो at outer membrane there is a tom, and in the inner membrane there is a tim. So tim tom makes tim tom in conjugation makes a way for larger proteins to come inside the matrix, and there is a membrane high potential difference across inner membrane formed by enzyme of electron transport chain. एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो है बहुत सारे प्रोटॉन पंप्स होते हैं. ये प्रोटॉन पंप क्या करता है, मैट्रिक्स में से प्रोटॉन को बाहर पंप आउट करता रहता है. जैसे पंपिंग सेट होता है ना, नीचे से पानी बाहर की तरफ फेंकता रहता है, उसी तरीके से ये भी एक तरीके का पंप है. और पंप क्या काम कर रहा है, अंदर से प्रोटॉन को निकाल रहा है और बाहर फेंक रहा है.
अब प्रोटॉन का कंसंट्रेशन इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में ज्यादा होगा और मैट्रिक्स में होगा कम। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस जो कायम हो गया, इसकी वजह से दूसरी एक एक्टिविटी होती है जो हम लोग अभी आगे देखेंगे, उसके थ्रू एटीपी जनरेट किया जाता है। सो इनर मेम्ब्रेन के दोनों ओर, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, बाहर की तरफ हाईली पॉजिटिव इन्वायरमेंट होता है बिकॉज ऑफ द हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन, और अंदर की तरफ एज कंपेयर टू आउटर साइड निगेटिव पोटेंशियल होता है, जिसके कारण ये पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाएगा। मूविंग फर्दर, क्रिस्टी। क्रिस्टी क्या बताए थे? ये फोल्डिंग के कारण बना हुआ कंपार्टमेंट का दीवार है। सो द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन folds enormously to form numerous compartments known as क्रिस्टी। बेसिकली ये कंपार्टमेंट नहीं, ये कंपार्टमेंट की दीवार है। इन दीवार के ऊपर जो है एटीपी जनरेट करने वाले ऑक्सीजोम्स लगे होते हैं। ये नीचे आपको दिख रहा है F1 और स्टॉक, और इसका बेस जो दिख रहा है उसको FO बोलते हैं। सो F, और इस पूरे को FO F1 पार्टिकल बोलते हैं। FO बिकॉज ऑफ इट्स बेस, एंड F1 द टॉप वन, और बीच में FO और F1 जो है कि स्टॉक से जुड़ा हुआ होता है। These are the sites जहां पे एटीपी जनरेट होता है। अभी आपको बताए थे कि प्रोटॉन को पंप किया जाता है बाहर की तरफ, तो इसका जो बेस है, ये FO F1 पार्टिकल का जो बेस है, जो FO है, ये इनर मेम्ब्रेन में लगा हुआ होता है, और इसके स्टॉक से होकर बेस से इंटर करेगा, स्टॉक होते हुए F1 से बाहर निकलेगा प्रोटॉन। प्रोटॉन का फ्लो जो है along the gradient, प्रोटॉन का फ्लो होता है F0, FO, स्टॉक और F1, और फिर अंदर मैट्रिक्स में। तो इस तरीके से जब फ्लो होता है तो उस एनर्जी को, हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आ रहा है वो, तो इस फ्लो ग्रेडियंट के फ्लो के कारण ये F1 जो है वो मूव होता है, और F1 के मूव होने से एक एडीपी में, एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो जुड़ता है और बना देता है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और आपको पता है एटीपी जो है वो क्या है? वो है सेलुलर करेंसी। तो सेल का करेंसी जो है वापस तैयार हो गया, तो सेल को हो गया आमदनी। तो बेसिकली this is how the ATP is generated through the gradient of proton. ग्रेडियंट का प्रोटॉन जो है अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन बनाया गया था, और अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन के दोनों तरफ, एक तरफ ज्यादा प्रोटॉन है, एक तरफ कम प्रोटॉन है। ज्यादा से कम की तरफ जो लीक होने के, जो अंदर आने का जो रास्ता है, वो FO F1 पार्टिकल से होके, मतलब ऑक्सीजोम से होते हुए जाता है, और ये ऑक्सीजोम से होते हुए जब गुजरेगा तो ये एटीपी जनरेट करेगा। कैसे एटीपी जनरेट करेगा? F1 पार्टिकल जो है उसको मूव करके, F1 पार्टिकल जो है वो जब घूमेगा तो घूमने के कारण उसमें एटीपी जनरेट होता है। तो दिस इज डन एट क्रिस्टी। क्रिस्टी इसके साथ साथ और क्या काम करता है? आपको पहले बताया कि इनर मेम्ब्रेन पर बहुत सारे एंजाइम्स लगे हुए होते हैं। तो इनर मेम्ब्रेन का जो ये क्रिस्टी है, ये फोल्ड होने के कारण जो है जो सेलुलर एक्टिविटी के लिए ज्यादा से ज्यादा जगह अवेलेबल करवाता है।
So the expand of surface area of the inner mitochondrial membrane, enhancing the ability to produce ATP. Hence the level of folding depends upon, and the level of uh, फोल्डिंग डिपेंड्स अपॉन द सेलुलर एक्टिविटी। अगर ज्यादा, सिंपल सी बात है, अगर ज्यादा एक्टिविटी करना है, ज्यादा एनर्जी चाहिए, या ज्यादा आपको शुगर मॉलिक्यूल्स को तोड़ना है, ज्यादा से ज्यादा एटीपी एनर्जी चाहिए, तो हमको ज्यादा से ज्यादा सरफेस चाहिए जिसके ऊपर ये FOF1 पार्टिकल भरा हुआ रहेगा। जितना ज्यादा हम मशीन लगाएंगे उतना ज्यादा प्रोडक्ट मिलने की संभावना है। तो ये जो है, ये इसका डेंसिटी लिमिट है, तो जब डेंसिटी लिमिट है तो हमको ज्यादा बड़ा मात्रा में वो लगाना पड़ेगा, और ये जो है इसके लिए ज्यादा से ज्यादा जगह चाहिए। तो द लेवल, और अगर अगर ज्यादा जगह चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया अगर छोटा ही है, ज्यादा जगह चाहिए तो फोल्डिंग ज्यादा हो जाएगा। तो लेवल ऑफ फोल्डिंग जो है वो इस बात पर निर्भर करेगा कि सेल की एक्टिविटी क्या है, मतलब सेल को कितना एनर्जी का जरूरत है। अगर ज्यादा एनर्जी का जरूरत है तो ज्यादा रहेगा, और अगर कम का जरूरत है तो कम रहेगा। आपको जान के एक और आश्चर्य की बात बताऊं मैं, कि लीवर का सेल जो है उसका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो अपने आउटर मेम्ब्रेन से 5 गुना ज्यादा बड़ा होता है। 5 गुना ज्यादा बड़ा। तो जब ज्यादा बड़ा है तो उसके अंदर फोल्डिंग ज्यादा रखना पड़ेगा ताकि उसके अंदर वो एकोमोडेट हो सके। सो more more of Christie, more will be the space and more will be the ATP generation inside mitochondria. Coming to matrix, मैट्रिक्स जो है वो अंदर का पोर्शन है। मैट्रिक्स जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के बिल्कुल ही अंदर का पोर्शन है। अंदर जो स्पेस है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है वो मैट्रिक्स कहलाता है। तो मैट्रिक्स इज द स्पेस इनक्लोज्ड बाय इनर मेम्ब्रेन, पूरा का पूरा। इसमें क्या होगा, अब आपको बताया कि इसके अंदर बहुत तरीके की एक्टिविटी रहेगी, तो हर एक्टिविटी के लिए आपको पता है कि अलग अलग तरह का प्रोटीन लगता है, बिकॉज प्रोटीन इज द फंक्शनल यूनिट। जो भी फंक्शन हो रहा है वो सब प्रोटीन ही करवा रहा है। तो फंक्शनल यूनिट होने के कारण प्रोटीन का कंसंट्रेशन जो है ना वो यहाँ ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आउटसाइड। मतलब इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस के कंपैरिजन में अंदर जो है प्रोटीन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। जितने भी तरह के माइटोकॉन्ड्रिया में फंक्शन हो रहे हैं वो सब के सब जो है वो इसी मैट्रिक्स के अंदर किए जाएंगे। ऑल विल बी परफॉर्म इनसाइड मैट्रिक्स। चाहे वो एटीपी प्रोडक्शन का काम हो, या शुगर को डिग्रेड करने का काम हो, या यूरिया को डिटॉक्सिफिकेशन का काम हो। बहुत सारे फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया करता है, और ये सारे के सारे फंक्शन जो है वो कहाँ किए जाएंगे, वो सबके सब किए जाएंगे मैट्रिक्स के अंदर। तो अब ये सारे फंक्शन करने के लिए जाहिर सी बात है कि उसमें बहुत सारे एंजाइम्स भी लगेंगे। तो मैट्रिक्स जो है वो बहुत सारे एंजाइम्स, हंड्रेड्स ऑफ एंजाइम्स इसमें रहते हैं। इसके अलावा अब हंड्रेड्स ऑफ एंजाइम्स जो हैं, तो बहुत सारे तो mRNA या प्रोटीन बाहर से आ जाएंगे, लेकिन अब तुरंत का रिक्वायरमेंट है तो तुरंत तो वहां भी कुछ बनने के लिए रहना चाहिए। तो वहां बनाने के लिए उसमें डीएनए मौजूद है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ अपने जीनोम भी होते हैं। सारे अपने जीनोम नहीं होते, कुछ अपने जीनोम भी होते हैं, जिसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम जो है, या माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जीनोम जो है, वो कई एक कॉपीज में होता है। अब डीएनए है तो जाहिर सी बात है कि इसको एक्सप्रेस कराने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स भी रहेंगे। और अगर माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स डीएनए भी मौजूद है, माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम भी मौजूद है, तो यहाँ पर फिर ट्रांसलेशन कराने के लिए टीआरएनए की भी जरूरत पड़ेगी। सो
The matrix contains DNA. It contains special mitochondrial ribosomes, then tRNA, and contains several enzymes to do all those functions required. अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए है ये बहुत बड़ा नहीं होता है, बहुत छोटा सा होता है। 37 37 38 प्रोटीन्स बनते हैं ज्यादा से ज्यादा इन केस ऑफ मैमल्स। तो अब इतने कम प्रोटीन से तो काम चलना नहीं है, तो बाकी के प्रोटीन्स कहाँ से आते हैं? बाकी के प्रोटीन्स जो है वो न्यूक्लियर जो क्रोमोसोमल डीएनए है वहां बन के और अंदर पहुंचाए जाते हैं। तो बेसिकली ये जो है पूरी तरह से गवर्न्ड और कंट्रोल हो रहा है न्यूक्लियर क्रोमोसोमल डीएनए से। कुछ इमरजेंसी वाले जो जरूरत वाले सामान है जो कम मात्रा में और कभी भी लग सकते हैं वैसे प्रोटीन्स ही केवल यहाँ बनाए जाते हैं मैट्रिक्स के अंदर। कमिंग टू द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो एक जो मेजर फंक्शन है वो है एटीपी बनाना। अभी एक छोटा सा ग्लिम्स में बता दिया आपको कि कैसे एटीपी बनता है, और उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है, फॉस्फोराइलेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि फॉस्फोरस उसमें जोड़ा जाता है। मतलब phosphorus is being added using oxygen or some oxidizing agent। ठीक है, तो इसको हम लोग जब हम लोग बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से डिटेल में देखेंगे। इस एक्टिविटी के अलावा अब देखिए अब पूरा का पूरा पावर ही इसी के हाथ में है, तो जाहिर सी बात है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी को भी कंट्रोल करेगा। ज्यादा मेटाबॉलिज्म होने लगा, ये एनर्जी ही कम देगा, तो मेटाबॉलिज्म तो होगा नहीं। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है उसको भी ये कंट्रोल करता है, पूरे सेल के मेटाबॉलिक एक्टिविटी को ये कंट्रोल करता है क्योंकि पावर इनके हाथ में। इसके अलावा दूसरे एक्टिविटीज भी, जैसे ग्रोथ, सेल मल्टीप्लिकेशन। अब भाई एनर्जी रहेगा तभी तो डिवीजन होगा, तभी ग्रोथ भी होगा। एनर्जी कम है तो ग्रोथ भी नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन का तो सवाल ही नहीं है। तो ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल को भी माइटोकॉन्ड्रिया कंट्रोल करता है। इसके अलावा एक अलग सा काम करता है, वो करता है अमोनिया। अमोनिया का डिटॉक्सिफिकेशन जो है, ये लीवर के अंदर जो सेल्स मौजूद होते हैं, लीवर के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, वो लीवर वाले माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अमोनिया को डिटॉक्सिफाई भी करता है। इसके अलावा ये एपोप्टोसिस कहते हैं प्रोग्राम सेल डेथ को। तो प्रोग्राम सेल डेथ में भी इन माइटोकॉन्ड्रिया का एक योगदान है, जो कि हम लोग आगे अगर जरूरत पड़ा तो पढ़ेंगे। इसके अलावा ये कैल्शियम आयंस जो है उसका कंसंट्रेशन जो है सेल के अंदर बनाए रखने में मदद करता है। और ये किस में ज्यादा जरूरत है? कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन बनाए रखने की ऐसे तो सभी सेल में जरूरत है, बट टिपिकली मसल सेल में इसकी जरूरत ज्यादा है। So these are the functions of mitochondria. So this was all about uh, mitochondria. Let's meet in the next lecture for the other cell organelles. Thank you.